हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार गुलशेर खां शानी जी को समर्पित है। आप सभी से पुनः निवेदन कि जल्द से जल्द अपना स्थान ग्रहण करें और इसके पश्चात हम हमारे तृतीय सत्र की शुरुआत करेंगे। हमारे 4 सत्र हैं, 2 सत्र पूर्ण हो चुके हैं। चौथा सत्र जो है वो मौन साहित्य पर है। पहला जो है समकालीन महिला लेखिकाओं पर था, दूसरा वाचिक परंपरा पर था, तीसरा काला पादरी जो उपन्यास है उसमें जाति विमर्श पर है, और चतुर्थ जो कि आखिरी सत्र हमारा होगा वो है मौन साहित्य पर। आप सभी से पुनः निवेदन, जहाँ तक जितनी दूर तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है, आप सभी जल्द से जल्द अपना स्थान ग्रहण करें और उसके पश्चात हम विधिवत तरीके से अपने तृतीय सत्र की शुरुआत काला पादरी में जनजाति विमर्श तेजिंदर गगन जी के उपन्यास उसकी चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। हमारे अतिथिगण, हमारे सूत्रधार यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। जल्द ही हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को जानकारी हम प्रदान करना चाहेंगे कि ये हमारे रायपुर साहित्य उत्सव का ये तृतीय सत्र है और ये सत्र है जिसका विषय है हमारा काला पादरी में जनजाति विमर्श। और हर सत्र को हमने किसी न किसी एक विशेष व्यक्तित्व को समर्पित किया है। ये तृतीय सत्र जो है हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार गुलशेर खां शानी जी को समर्पित है। और अब हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत तरीके से करने जा रहे हैं। हमारा मंच अब सज चुका है और अतिथिगण हमारे मंच पे उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर उर्मिला शुक्ला मैम जी, श्री बिरबल जी जो कि कोरबा से हमारे बीच आए हुए हैं, श्री संजीव बख्शी जी, श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी और हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री शुभम उपाध्याय जी। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हम हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार जिनको ये सत्र समर्पित है उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत हम विधिवत तरीके से करेंगे। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आएँ और गुलशेर खां शानी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर इन कार्यक्रम की शुरुआत करें।
सभी माननीय अतिथिगण एवं हमारे सूत्रधार श्री शुभम उपाध्याय जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अतिथि देवो भव से, जो कि कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं हमारे अतिथियों के स्वागत की। सर्वप्रथम हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर उर्मिला शुक्ल मैम जी, जो कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में अपनी मजबूती से पकड़ बनाई हुई हैं और दोनों ही भाषाओं पे लगातार लेखन करती हुई आ रही हैं और राज्य की प्रथम डी.लिट उपाधि धारक है। एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। और मैं हमारे बीच उपस्थित चंचल शुक्ला जी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे आए और छत्तीसगढ़ी गमछा पहनाकर डॉक्टर उर्मिला शुक्ला मैम जी का स्वागत करें। हमारे बीच में कोरबा से आए हुए हमारे विशेष अतिथि श्री बिरबल जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जनजाति क्षेत्रों में लगातार कार्य कर रहे हैं। मैं श्री धनुष तिवारी जी, जनसंपर्क विभाग से हमारे बीच में अधिकारी के रूप में उपस्थित है। मैं ऐसा सम्मान आपको आमंत्रित करती हूं कि आप आए और हमारे आज के अतिथि जी का स्वागत करें। हमारे बीच में श्री संजीव बख्शी जी हैं, जिनका उपन्यास आप सभी जानते हैं, भूलन कांडा, जिन पे फिल्म बनी भूलन द मेज और जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, हमारे बीच में उपस्थित है। मैं पुनः धनुष जी से निवेदन करूंगी कि उनका स्वागत गमछा पहना करके करें। हमारे बीच में श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी, जो कि लेखक हैं और इनकी 3 से अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी है, लगातार लेखन कार्य कर रहे हैं सर और नव युवा पीढ़ी को अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। सर जी, उनका स्वागत करते हुए साथ ही हमारे बीच में सूत्रधार हैं श्री शुभम उपाध्याय जी, जो कि पत्रकार हैं और नक्सली क्षेत्र में ग्राउंड लेवल पर रह करके कार्य कर रहे हैं। अनेक रिसर्च पेपर इनके प्रकाशित हो चुके हैं। स्वागत करते हुए धनुष तिवारी जी। और आज का जो हमारा तृतीय सत्र का विषय है काला पादरी में जनजाति विमर्श। हमने अनेक कार्यक्रमों में तेजिंदर गगन जी को देखा है, सुना है, उनके साथ उनको जिया है और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, उनका व्यक्तित्व उनके जो उपन्यास हैं उनके रचनाओं में भी झलकता है। तेजिंदर गगन जी का ये उपन्यास आदिवासी समाज, विशेषकर जो उरांव जनजाति है, उन पर आधारित है, जो कि भोजन की लालच में उन्हें धर्म परिवर्तन करने को मजबूर किया जाता है। आदिवासियों की पीड़ा की बात करें या उन पर बाहरी शक्तियों का जो आकर के शरण किया जा रहा था, उनके बारे में बात करें, परंतु एक ऐसा पात्र भी उसमें रहा है जो कि है जेम्स, जो कि धर्म परिवर्तन करने के पश्चात भी वह अपने जो आदिवासी पहचान है उससे सदैव जुड़ कर के ही रहता है। कभी किसान की बात करें तो जो बैंक से ऋण लेने के लिए कागज पर अंगूठा लगाता है लेकिन धोखे का शिकार हो जाता है। ऐसी अनगिनत बातें आज इस काला पादरी, जो कि जनजाति विमर्श हमारा विषय है, इस पर चर्चा करेंगे। और अब मैं मंच प्रदान करती हूँ हमारे आज के सूत्रधार तृतीय सत्र के श्री शुभम उपाध्याय जी को। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं मंच प्रदान करती हूँ श्री शुभम उपाध्याय जी को। धन्यवाद। जैसा कि परिचय की घड़ी में हम सभी ने जाना ही कि हमारे बीच उर्मिला जी हैं, यहाँ पर संजीव बख्शी जी हैं, प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं, बिरबल जी हैं। ऐसे बड़े प्रख्यात लोगों के बीच सबसे पहली बात तो सूत्रधार बनकर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जैसे कि इस आज की जो परिचर्चा है वो है काला पादरी, एक किताब पर, एक उपन्यास पर, जो तेजिंदर गगन जी का उपन्यास है, जो दूरदर्शन में निदेशक रहे। उन्होंने इस उपन्यास को आज से लगभग 20-25 साल पुराने के समय के अनुसार लिखा है और ये उपन्यास कई घटनाओं को लेकर आता है, कई संवादों को लेकर आता है, जो कहीं ना कहीं आज के परिदृश्य पर भी उसका जो महत्व है वो हमें दिखाई देता है। तो वो महत्व क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है और वो उपन्यास कैसे
आज जनजातीय समाज में जो छत्तीसगढ़ का एक बाहुल्य समाज है, उस समाज में के अंदर कैसे सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव में भूमिका ला रहा है, उस पर एक बड़ा एक उसकी छाप छोड़ता है और उसकी पूरी कहानी बताता है। तो सबसे पहले मैं प्रदीप जी से आग्रह करूंगा कि जो उपन्यास है काला पादरी, उसकी एक संक्षिप्त एक ब्रीफ में अगर उसके बारे में वो बता दें तो उसकी एक भूमिका तैयार हो जाएगी और फिर हम उस पर आगे प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करेंगे। प्रदीप जी। धन्यवाद शुभम जी। सबसे पहले तो आप सभी को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं। खासकर जो लोग मनाते हैं ना, आजकल पॉलिटिकल करेक्टनेस भी काफ़ी ज़रूरी हो गई है। तो काला पादरी जैसा कि बताया तेजेंद्र जी की लिखी पुस्तक है, जो कि मिड 1997 से लेके अर्ली 1999 के बीच में उसकी कहानी की सेटिंग है। ये शुरुआत में ही उन्होंने लिखा है कि भले ही पात्र काल्पनिक हो, लेकिन कहानी सत्य के काफ़ी आसपास है। अगर बिल्कुल ही उसको संक्षिप्त में कहें तो इसमें कहानी में एक असमानता की मानवीय कीमत, विश्वास के अधूरे वादे और आदिवासी पहचान का मिटना, ये देखा गया है इसमें। एक तो होता है कि हम अपने तरीके से कहानी समझें, और एक दूसरा एक ये रहता है कि लेखक क्या समझाना चाहता है कहानी के माध्यम से। तो हम देखते हैं कि लेखक ने मार्टिन कार्टर, जो कि गयाना के एक पोएट हैं, उनकी पोयम का एक हिस्सा यूज़ किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ हंगर, भूख का विश्वविद्यालय। तो वो जो पोयम है उसको अगर हम समराइज करें तो उसका यही है समरी कि गरीबी, भूख और औपनिवेशिक शैली के शोषण के खिलाफ एक अंतहीन संघर्ष के बारे में उस पोयम में लिखा हुआ है, और यही समझाना चाहते हैं हमारे जो लेखक हैं। ये तो बता दिया कि मतलब कि मिड 1997 में कहानी सेट है। आदित्य जी जो इसके नरेटर हैं, सूत्रधार हैं, वो भोपाल एक बैंक में जॉब करते हैं और भोपाल से उनका ट्रांसफ़र होता है सरगुजा में। अनूपपुर स्टेशन में उनकी जेम्स खाका से मुलाकात होती है। जेम्स खाका एक ट्रेनी प्रीस्ट रहते हैं और वहाँ से उनकी जो पहचान है, मतलब जान पहचान है, वो बढ़ती है। कहानी बताने के कई तरीके हैं, एंड डायरेक्ट ऐसा बताने के बदले मैं सोचा कि जो थीमेटिक डायमेंशन है उसके हिसाब से अगर हम कहानी को समझें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक तो है, तो कहानी भी वैसे अगर देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश की खिचड़ी में लिखी गई है, और मैं भी आपको खिचड़ी वैसी ही परोसूंगा, है ना, तो ज़्यादा उसमें बुरा मत मानिएगा। तो एक कल्चरल डोमेस्टिकेशन वर्सेस ट्राइबल रूट्स का एक कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा है कहानी में। इसके समझने के लिए एक पात्र हैं कहानी के, फादर मैथ्यू, जो कि बेल्जियम से 1932 में आते हैं भारत में, और 1951 में यहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। वो लोगों का मतांतरण करते हैं, लोगों को चॉकलेट दे के, मिल्क पाउडर और मेडिसिन। तो लोगों की इतनी बुरी हालत रहती कि जो बेसिक नीड्स रहती है उनके पास नहीं रहती है, और इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें दे के वो उनका मतांतरण करते हैं। एक उन्होंने टर्म यूज़ किया है वॉर ऑफ इमेजेस, जिससे कि उन्होंने लोगों का मतांतरण किया। तो जो जनजाति समाज के जो देवी देवता थे उनकी इमेजेस को उन्होंने यीशु की इमेज से रिप्लेस किया, और उनका ये मानना था कि इससे जो जनजाति समाज है उसको एक उन्होंने गरिमा दी है। जबकि जेम्स खाका, जो कि इसके अपने आप प्रोटैगनिस्ट, हीरो जैसा भी कह लें, तो उनका ये मानना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक डोमेस्टिकेशन, मतलब उनको एक पालतू बना लिया चर्च ने, और उनको इकोनॉमिकली और फिजिकली एक्सप्लॉइट किया गया, और उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी को कहीं पे खो गई है। एक और चीज़ अगर हम उसी उसमें देखें तो जेम्स खाका का मानना है कि सरगुजा एक ब्लैक यूरोप है। संसाधन काफ़ी हैं लेकिन आज भी कंगाल है। जो चलाने वाले हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, उनको मतलब नहीं है क्या वहाँ हो रहा है। दूसरा हम देखते हैं सिस्टमैटिक इंडिफरेंस। ये 3 डायमेंशंस में देखा जाता है उसमें। एक तो जो सरकार रहती है उसकी तरफ से, दूसरा चर्च की तरफ से, और तीसरा बैंक की तरफ से, क्योंकि जो नरेटर हैं आदित्य जी वो बैंक में काम करते हैं, तो वो बैंक वाला डायमेंशन भी। सरकार की तरफ से ऐसा होता है कि जब अकाल पड़ता है
तो सरकार उसको नकार देती है। चर्च का रहता है, अकाल में लोग मरते हैं, चावल उनके पास रहता है, लेकिन चावल नहीं देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना रहता है कि इससे लोगों को ये लगेगा कि वो मतांतरण कर रहे हैं। और बैंक का जो रहता है वो लोगों को मतलब कि खुद की आइडेंटिटी प्रूफ करवाने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में साइन लेने के लिए भेजते थे, खासकर जो गरीब किसान थे। तीसरा हम जो डायमेंशन है देखते हैं एक रेडिकल सेल्फ असेशन का इसमें। तो एक मैगज़ीन रहती है दलित वॉइसेस, डीवी मैगज़ीन, जो कि उस टाइम 97 में 5 रुपए की आती थी, 36 पृष्ठ की है, और वो रेडिकलाइज करने का काम करती है। उसमें जैसे कि अगर एग्जांपल दें कि उसमें क्या था, तो उसमें था कि मतलब कि हाउ महात्मा गांधी ट्राइड टू पॉलिटिकली डिप्राइव अनटचेबल्स फ्रॉम देयर राइट्स। ये मैगज़ीन का है। मैगज़ीन में ऐसे विषय दिए जाते थे जिससे कि लोग रेडिकलाइज हो जाएं। उसी में आगे लिखा था कि महात्मा गांधी के बारे में कि द हीरो ऑफ हिंदूज हु हेटेड द ब्लैक्स एंड दलित्स। तो इस तरीके से लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा था। और रेडिकलाइजेशन का असर क्या होता है? कुछ ना कुछ रूप में क्रांति ही होती है। उसका एक और एग्जाम्पल हमने देखा है कि जब कहानी में ही एक लखनपुर नाम की जगह है, वहाँ पे जब अकाल पड़ता है, लोगों के पास अनाज नहीं रहता है, तो वो गोदाम लूट लेते हैं। और इसी तरीके की हम प्रवृत्ति देखते हैं अगर मतलब कि जब जो लोग रेडिकलाइज हो जाते हैं। एक और डायमेंशन है जो फेल्ड सैल्वेशंस, मतलब तंत्र मंत्र और चमत्कार जो है, तो वो दोनों तरफ देखा गया है। ना सिर्फ जो एक सिख वेशभूषा के व्यक्ति ब्रदर हरपाल जो कि उसके एक पात्र हैं, वो भी वैसे ही एक चंगाई समारोह करते हैं जहाँ पे तथाकथित रूप में वो अंधों को दृष्टि दिलवा देते हैं, लूले लोग चलने लगते हैं, लेकिन जब लोग भूख से मरते हैं तो उनके लिए वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और इवन जो जेम्स खाका हैं जो कि प्रीस्ट रहते हैं, वो भी उनके चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं। वैसा ही हमने देखा है कि एक आदिवासी व्यक्ति जो कि है वो मरता रहता है, लेकिन जो एक बैगा रिचुअल से उसको बचाने की कोशिश की जाती, जबकि वो उसको अनाज चाहिए था, कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं चाहिए था। सोशियो पॉलिटिकल एलिनेशन भी हमने देखा। जेम्स खाका की बहन है सिस्टर एनेस्टेसिया, जो कि बेंगलुरु और कोलकाता में पढ़ी, लेकिन उसके बाद वो वहाँ के समाज से जुड़ नहीं पाती हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो एक नो मैन्स लैंड टाइप की हैं, जिसको कि सब लोग क्लेम करना चाहते हैं और खुद की तरीके से चलाना चाहते हैं। अगर हम इसको फिर जो शुरुआत में जो कविता लिखी गई है यूनिवर्सिटी ऑफ हंगर, अगर उससे हम कनेक्ट करें तो हम ये देखते हैं कि भूख किस तरीके से जीवन को एक आकार दे देती है, शोषण मजबूर कर देता है और आपकी पहचान छीन लेता है। और इसी में मतलब कि इसी से गुजर कर लोगों को अपनी मानवता खोजनी पड़ती है। जहाँ तक जेम्स खाका की बात है, उसको ये देखना पड़ता है कि क्या उसको अपना करियर में आगे जाके मतलब आगे जाना है, रोम जाने का उसके लिए ऑप्शन है, या अपने लोगों की सेवा करना है सरगुजा रह के। तो मोटा मोटा यही है इसकी समझ। धन्यवाद प्रदीप जी, आपने पुस्तक की समीक्षा, उसका सार हमारे सामने रखा। अब हम इसी के आलोक में एक छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बस्तर की पृष्ठभूमि पे उसकी स्थिति पर भी बात करेंगे। संजीव जी, मैं चाहूँगा कि पहला प्रश्न मैं आपसे लूँ। और इसी पुस्तक में एक संवाद होता है, जो मुख्य पात्र होता है जेम्स खाका, वो एक अकाल के समय एक जनजाति परिवार की वहाँ पे मौत होती है उस किताब में, और उस मृत्यु के बाद जेम्स खाका का एक स्टेटमेंट आता है कि अगर यह परिवार कन्वर्ट हो जाता तो भूख से नहीं मरता। तो क्या ये जो एक पंक्ति है, एक वाक्य है, ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो कन्वर्जन का जो तमाम जो उसके प्रकार हैं, तमाम जो उसके आयाम हैं, उसके पूरे परिदृश्य को उजागर करता है क्या ये एक वाक्य? हेलो, देखिए, ये उपन्यास ही पहला संस्करण 2016 में आया। 20 साल पहले की कहानी है। कई बातें तो आज़ादी के और 20 साल पहले की भी हैं इसमें। वर्तमान स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है, बिल्कुल बदल गया है अभी का परिदृश्य। अब जसपुर जाइए और वहाँ पाइए कि अभी का परिदृश्य बिल्कुल बदला हुआ है। पिछले वर्ष मैं और रमेश अनुपम जी जसपुर और
अंबिकापुर के कई गांव गए थे और वहाँ गांव वालों से मिले थे। अभी तो वहाँ सेब, नाशपाती, चीकू, लीची और यहाँ तक चाय बागान की खेती हो रही है। मैं सोचता हूँ कि वो धीरे धीरे ये कुछ न कुछ अंतिम व्यक्ति तक ये पहुँच ही जाएगा और कोई ताजुब नहीं है। एक उदाहरण राजनांदगांव जिले का मेरे पास है। फुलबासन को सब लोग जानते हैं। जी। फुलबासन बाई जो हैं, नांदगांव जिले के 8 लाख महिलाएं उसके कांटेक्ट में हैं। सबको एक करके सबको स्वरोजगार से जोड़ दिया है। सब लोग जो स्वरोजगार में जुड़े हुए हैं। और कुछ साल पहले मेरे से मिली थी वो, तो मैंने उनको एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ जी। कि मिली थी और वो उनको मैंने एक सलाह दिया था कि अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक नाम नहीं होता है। कोई एक प्रोडक्ट चुन के और उसको ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। कुछ दिन पहले मेरे से मुलाकात हुई तो उसने बताया, मैंने उनको सलाह दिया कि जिमीकंद उगाओ आप, ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हो, बेच सकते हो। कुछ दिन पहले मिली वो, तो वो बताई कि पिछले साल हमने 15 करोड़ का जिमीकंद बेचा। तो जब वहाँ हो सकता है, जशपुर में भी हो सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट इनके पास हैं। जशपुर के पास वहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है, सबको सूट करती है। तो मैं सोचता हूँ कि वर्तमान स्थिति जो है पहले से भिन्न है और धीरे धीरे और अच्छा होगा। इसी उपन्यास से एक और संवाद है जिसमें जेम्स खाखा जो मुख्य किरदार है वो कहता है कि सरगुजा जो है वो काला यूरोप है। डॉक्टर उर्मिला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सरगुजा काला यूरोप कहा जा रहा है उसे, लेकिन सरगुजा में हम देखते हैं कि वहाँ एक जनजातीय संस्कृति है, वहाँ उरांव समाज की अपनी संस्कृति है, वहाँ पेन पुरखा की अपनी एक संस्कृति है। वो संस्कृति कैसे चर्च में, प्रार्थना सभाओं में, वो कैसे गिरजाघरों में बदल जाती है और वो काला यूरोप जैसी संज्ञा उसे दी जाती है। तो ये समाज के परिवर्तन से संस्कृति के परिवर्तन तक का जो सफ़र जो ज़मीन में इस पुस्तक ने हमें दिखाया है, उसे आप कैसे देखते हैं? काला पादरी जो उपन्यास है मूल रूप से भुखमरी, गरीबी, आर्थिक शोषण और धर्मांतरण पर ज़्यादा जोर देता है। मैं धर्मांतरण पर ही बात करना चाहूँगी क्योंकि आपने जो पूछा है काला यूरोप जो है वो इसी से संबद्ध है। दरअसल धर्मांतरण एक सपना था या कहना चाहिए मृग मरीचिका थी इस उपन्यास को अगर ध्यान में रखें तो। और मैं अपना उदाहरण बताना चाहूँगा, मेरा अपना अनुभव है। मेरी पहली पोस्टिंग कोरबा में हुई थी तो मैं गांव में जा कर के मिलती थी लोगों से। मैं महिला एवं बाल विकास अधिकारी थी तो दौरे पे मुझे जाना पड़ता था। क्रिसमस का समय था, मैं दौरे पर गई थी और वहाँ पर वो लोग धान कूट रहे थे और मुझे कहीं रुकने की जगह नहीं थी तो मैं उन्हीं के घर रुकी थी। मैंने पूछा, कल क्रिसमस है, आप लोग क्या केक बनाएंगे? तो बहुत ना तो दुख था उसमें, ना एक पश्चाताप भी नहीं कह सकते, कुछ तो था जो मन को बीत गया। उसने कहा, कहाँ मैडम, हम तो मुर्गा बनाएंगे और भात खाएंगे, केक हमारी किस्मत में कहाँ। तो ये स्थितियां हैं। सपना दिखाया गया कि आपको बराबरी का मौका दिया जाएगा, सपना दिखाया गया कि आपको आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, लेकिन केवल धर्मांतरण तक ही ये सब सीमित रहा। इसी उपन्यास में एक जगह फादर मैथ्यू कहते हैं कि अब हमारा संबंध इन भूखे लोगों से नहीं है, अब हमारा संबंध उनसे है जो हमारे धर्म का प्रचार करते हैं। बिल्कुल। और धर्मांतरण को भी वे स्वीकारते नहीं है। मिशनरी नाम दिया गया, मिशन है। कैसा मिशन है जहां आप बदले में व्यक्ति की पहचान छीन लेते हैं, व्यक्ति का अस्तित्व छीन लेते हैं। तो इन स्थितियों का वर्णन इसमें है। और वास्तव काला यूरोप कैसे कह सकते हैं? यूरोप की जो स्थिति है वो अंबिकापुर या सरगुजा की स्थिति तो है ही नहीं। वहाँ आज भी गरीबी है और दो तरह के समाज वहाँ पर हैं। मैंने सरगुजा को जितना जाना है, कुछ जो धर्मांतरित हो चुके हैं और कुछ जो धर्मांतरित नहीं हुए हैं। बड़ी गजब स्थिति है। एक वर्ग का व्यक्ति जब थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो अपने ही वर्ग के व्यक्ति को नीचा समझने लगता है, वो अपने आप को ऊपर ले जाता है, उनसे ऊपर समझ लेता है।
और थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे होने के कारण जितनी भी सुविधाएं बाहर से आती हैं, सरकार से आती हैं, ये थोड़े पढ़े लिखे लोग हड़प लेते हैं। उन जो वास्तव में जिन तक पहुंचना चाहिए उन तक पहुंच नहीं पाती। तो काला यूरोप जैसी स्थिति तो नहीं है। तकलीफ़ें हैं, भुखमरी है। वो अकाल का वर्णन था, वैसी भुखमरी अभी नहीं है, लेकिन दो वर्ग आपको आदिवासियों में भी देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ी सी बस्तर की भी बात कर लूँ। शानी जी के सानिध्य में हम बैठे हुए हैं। शानी जी ने अपना उपन्यास काला जल लिखा था, उसमें भी उन्होंने धर्मांतरण की बात कही थी, लेकिन शानी जी ने धर्मांतरण के थोड़े से पक्ष में बात कही थी। वहाँ पे एक जो व्यक्ति है वो कहता है कि जो धर्मांतरित कर चुके हैं वो लोग बेहतर स्थिति में रहते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते पीते हैं। तो दूसरा व्यक्ति जो है वो बोलता है कि नहीं, अपना आधार कभी भी नहीं खोना चाहिए। तो इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो धर्मांतरण पूरे देश में, मैं अरुणाचल भी जा चुकी हूँ, तो पूरे देश में धर्मांतरण फैला हुआ और हर जगह कुछ लोग धर्मांतरित हैं, कुछ लोग नहीं हैं। किसी धर्म जो है व्यक्ति की पहचान है, अस्मिता है, तो अपनी अस्मिता खो करके आगे जीवित रहना या अपनी आइडेंटिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। हमने चर्च की बात की, प्रदीप जी ने अभी बिशप की बात की, पादरी पास्टर की बात की। मैं बिरबल जी, चूँकि ज़मीन पर काफ़ी इनका जाना होता है, समाज को बहुत करीब से इनका देखना होता है, तो ये जो जब हम चर्च, पास्टर, पादरी, इस पूरे सिस्टम की बात करते हैं, फिर हम काला पादरी उपन्यास में भी इस तरह के एक सिस्टम, एक हायरार्की को देखते हैं। तो ये सिस्टम क्या ज़मीन में सच में उतना एक्टिव है? क्या ये सिस्टम, पास्टर, पादरी, प्रचार तंत्र, बिशप, क्या ये ऐसा ही काम करता है? ये कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सेटअप है? क्या कन्वर्जन के लिए कोई प्रोत्साहन होता है, कोई तरीका होता है? क्या ज़मीन में सच में ऐसी स्थिति है, बिरबल जी? जी, सभी को धन्यवाद। ये जो स्थिति है उसको अगर समझना है तो पहले का जो एक दृश्य था धर्मांतरण का, वो अलग था, लेकिन उसी में अगले तंत्र में जो इन्होंने प्रयोग किया है वो जोशुआ प्रोजेक्ट है। और आज का जो युवा है उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सहयोग करके और धर्मांतरण को बढ़ावा देने का वो प्रयास करते हैं। बाकायदे उनको कुछ प्रचार के लिए भी उनको आर्थिक सहयोग दिया जाता है, मंथली सहयोग दिया जाता है। तो ये जो जोशुआ प्रोजेक्ट के माध्यम से जो पूरे जनजाति क्षेत्र में और धर्मांतरण करने का प्रयास चल रहा है, उसके कारण एक आर्थिक लाभ मिलता है। बहाना रहता है चंगाई सभा, बहाना रहता है कि गरीबी है, लेकिन वहाँ जो प्रत्यक्ष होता है कि उसको उसके पीछे एक आर्थिक लाभ दे करके और इसको मिशन मोड में करें, और इसको इसलिए आज का युवा उस ओर आकर्षित होता है। लेकिन इसके कारण जब वहाँ जाता है तब ध्यान में आता है कि इसके कारण तो हमारी पहचान समाप्त हो रही है, हमारा समाज खत्म हो रहा है, तो वो धीरे से फिर बेक होता है। तो इसका एक प्रभाव चाहे सरगुजा के क्षेत्र में देखें, जसपुर के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में अभी और इस प्रकार का दिख रहा है। लेकिन समाज इसकी सामाजिक रूप से और प्रतिक्रिया उसका कर रहा जी, है। ऐसी प्रतिक्रिया हमने अभी कांकेर में देखी कि एक बोर्ड लगाया गया था कि पास्टर, पादरी का इस क्षेत्र में आना प्रतिबंध है, कन्वर्जन के लिए आना प्रतिबंध है। ये इस तरह के प्रतिक्रियाएं क्यों आती है फिर समाज से? इस तरह की प्रतिक्रियाएं इसलिए आ रही है कि जनजाति समाज कहीं ना कहीं अपना जो जन्म से मृत्यु तक के संस्कार हैं, उसकी जीवन पद्धति है, उसके देवी देवता है, धर्मांतरण होने के बाद वो समाप्त हो जाती है। और इसलिए जनजाति समाज अपना जो व्यवस्था है उसको कायम रखना चाहता है, और इसलिए इस प्रकार के और आयोजनों का और वो प्रतिकार कर रहा है, सामाजिक रूप से प्रतिकार कर रहा है। जगह जगह पर चाहे वो शव दफनाने के विषय को लेकर के हो, चाहे और भी अलग अलग प्रकार के विषय हों, तो उसको सामूहिक रूप से पूरा समाज उसका प्रतिकार कर रहा है। तो ये पूरे दुनिया में इसका एक मिसाल है। मैं अभी अभी त्रिपुरा के अंदर में गया था, तो बस्तर का जो ये बात चल रही है कि शव दफनाने नहीं दिया जा रहा है, तर्क क्या है? तो जनजाति समाज कह रहा है कि ये जो हमारा गांव है, ये मान लीजिए एक आमाबेड़ा गांव है, इस गांव का व्यक्तिगत जमीन या सरकारी जमीन हमारे दंतेश्वरी माई का है, हमारे देवी दुर्गा का है,
और इसलिए इस स्थान पर जो धर्म परिवर्तन किया है उसका नहीं हो सकता है। तो इसको लेकर त्रिपुरा में वहाँ का जनजाति समाज कह रहा है कि हम तो 200 साल से ऊपर झेल रहे हैं, तो हम कब तक चुपचाप बैठेंगे। तो एक बस्तर का जो नैरेटिव है, बस्तर का जो जनजाति समाज जिसको फेस कर रहा है, ये पूरे दुनिया को भी एक दिशा दे रहा है। ऐसा मैं देखता हूँ इसको। संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस पुस्तक में एक जो पात्र है वो कई बार पात्रों का कहना होता है कि विश्वासी बहुत है, हम विश्वासियों की चिंता करेंगे, हम विश्वासियों। तो कुल मिलाकर जो ईसाई हैं उन्हें विश्वासी कहा जाता है और ये लगभग 2.5 दशक पहले की कहानी है। लेकिन आज जब हम सरगुजा को देखते हैं तो वहाँ कोई खुद को विश्वासी नहीं कहता, वो ईसाई कहते हैं। 3 पीढ़ी तक पहले तक या 2 पीढ़ी पहले तक वो विश्वासी कहते थे। कुछ यही परिस्थिति जब हम आज बस्तर में देखते हैं तो वहाँ पर मेरा खुद जाना हुआ, तो मैं लोगों से पूछता हूँ तो वो जो चर्च जाते हैं, प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, वो खुद को अभी विश्वासी कहते हैं। तो सरगुजा जो 3 पीढ़ी में विश्वासी से पक्के ईसाई बन गए, क्या बस्तर उस 3 पीढ़ी की पहली पीढ़ी पहले पड़ाव में पहुंच चुका है? आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? बस्तर और सरगुजा, जशपुर का क्षेत्र बहुत अलग अलग है। जशपुर और अंबिकापुर में काफ़ी पहले से, बहुत पहले से 1905 में पहले जो है मिशनरी, वहाँ रोमन कैथोलिक मिशनरी 1905 में आ गई थी। और ये जो जेम्स खाखा बात करते हैं, आदित्य पाल पूछते हैं मैथ्यू, फादर मैथ्यू से, तो मैथ्यू बताते हैं कि मैं बेल्जियम से काफ़ी 87 साल के मैथ्यू हैं और 24 साल के थे तब आ गए थे बेल्जियम से। और कहाँ आए थे? गिन्ना बहर जो उनका गांव है जेम्स का, वहाँ वो इतने साल पहले आ गए जहाँ केवल 8 घर थे, जंगल था। अब वो आए क्या थे, उनको भेजा गया था। वो दूध पाउडर और के डिब्बे और तमाम चॉकलेट वगैरह लेके आए थे और वो बांटते थे। पूछा भी आदित्य ने उसको कि आप इनके ग्रैंडफादर को कैसे बना लिया आपने ईसाई? तो उसने कहा कि भाई हम आए थे, ये सब भूखे थे, रहते थे, कुछ नहीं था खाने को, हम दूध पाउडर देते थे, चॉकलेट देते थे, और इतनी बातों में ही वो जब धन्यवाद करने आते थे तो हम बोलते थे कि ये हमको धन्यवाद मत दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, इनका है सब कुछ। और इस तरह से उन्होंने ईसाई बनाने का काम कर लिया। ये काम बस्तर में बहुत बाद में शुरू हुआ, जबकि अंबिकापुर और जशपुर क्षेत्र में काफ़ी पहले से ये शुरू हो गया और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ढंग से ये सब काम वहाँ हुआ। अब जैसा आप बीरबल जी बता रहे हैं कि अब उनका पैटर्न बदल गया है, पहले जैसा नहीं। अब दूध पाउडर और चॉकलेट से नहीं होंगे, अब उनको फाइनेंस करने लगे हैं। तो जो अट्रैक्शन है आज के समय में, जो अट्रैक्शन है वो दिया जा रहा है। तो ये वहाँ बहुत ऑर्गेनाइज्ड ढंग से है। बाद में बस्तर में शुरू हुआ और वहाँ जो भी चल रहा है वो विरोध भी चल रहा है। अब देखिए कि झारखंड में भी ये पहुँचे थे वो, लेकिन वहाँ उतनी सफलता उनको इसलिए नहीं मिली क्योंकि वहाँ सरना धर्म का प्रचार प्रसार, उस सरना धर्म का सरना आंदोलन हुआ वहाँ, जिसमें जयदीप मुंडा वगैरह पुराने नेता हुए, सब हुए। तो वहाँ उनको उतनी सफलता नहीं मिली जितनी सफलता यहाँ मिली। तो जशपुर और अंबिकापुर वगैरह का क्षेत्र है, ये काफ़ी उनके लिए फ़ायदेमंद क्षेत्र रहा। उर्मिला जी, आपने जनजाति क्षेत्र को बहुत करीब से देखा है, तो अब जब चर्चा हो ही रही है, हम तेजेंद्र जी की किताब में भी देखते हैं कि एक व्यक्ति जब कन्वर्ट होता है तो उसके मन में भी बहुत सारे द्वंद्व चलते हैं। जैसा कि जेम्स खाका जो कि एक लीड कैरेक्टर है, वो एक ट्रेनी प्रीस्ट भी है, वो उतने बड़े पद पर भी है, एक चर्च को भी संभाल रहा है, लेकिन उसके मन में भी वो द्वंद्व है। वो अपनी जनजाति संस्कृति को भी बचाए रखना चाहता है, लेकिन उसे चर्च की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उससे भी जुड़ा रहना है। वो चर्च की गतिविधियों को कभी अपने लिए जंजीर भी समझता है
और कभी जनजातीय संस्कृति में पूरा समाज आना चाहता है। तो ये जो द्वंद्व है, ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस की स्थिति जनजातीय समाज के भीतर बनती है, ये जो कन्वर्जन के बाद की स्थिति होती है वो कैसे होती है, उसे अगर आप थोड़ा समझा पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये जो धर्मांतरण के बाद की स्थिति होती, मैंने कहा मृग मरीचिका है, जिस तरह से दिखाया जाता है उस तरह से मिलता नहीं है। बेशक मिशनरियों ने तलवार के जोर पे धर्मांतरण नहीं किया जो काम पहले इस्लाम ने किया था, लेकिन काम वही किया, बहला फुसला करके अस्मिता को छीनने का काम। अब किसी को एक चॉकलेट दे करके धर्म में परिवर्तित करा लेना कितनी बड़ी बात है। और ऊपर से ये कहना कि इसी उपन्यास में एक जगह ये बात आती है कि मैथ्यू कहते हैं मैंने धर्मांतरण नहीं कराया, ये तो हमने, ये भूखे थे, इनके पास खाना नहीं था, हमने इन्हें अन्न दिया, हमने इन्हें दूध दिया, हमने इन्हें नया कपड़ा दिया और बदले में इन्होंने शुक्रिया के तहत प्रभु यीशु को स्वीकार किया। तो आदिवासी तो समझ ही नहीं पाया ना कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो जिसमें आत्म ज्ञान है, जो अपनी अस्मिता को छोड़ना नहीं चाहता, जैसे कि जेम्स खाका, वो खुद नहीं कन्वर्ट हुआ था, उसके पूर्वज हुए थे, लेकिन उसे लगता है कि उसकी अस्मिता खो गई है, वो जो होना चाहता था। दरअसल जेम्स खाका को लगता है कि वो ना तो अपने धर्म का रहा और ना ही ईसाई धर्म का रहा। उसकी बहन कहती है एक जगह आदित्य से कि आप पॉपुलरिटी की बात जो करते हैं वो वास्तव में सत्य नहीं है। हम यहाँ से जब बाहर जाते हैं तो लोग हमें जंगली ही समझते हैं, लोग हमें कन्वर्टेड ईसाई समझते हैं, हमें लोग अपने धर्म में शामिल नहीं करते हैं। तो इस तरह का जो क्या कहना चाहिए, आत्मग्लानि एक तरह से कहना चाहिए उत्पन्न होती है। कहीं ना कहीं वो अपने जड़ों से भी कट जाते जी, हैं। जी, बिल्कुल, और पूरी उनकी तरह अपनी से। आइडेंटिटी का क्राइसिस आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इससे नुकसान उनका और उनके परिवार का और उनकी अपनी संस्कृति का ही होता है। जी जी जी। आर्थिक स्थिति तो ठीक हो जाती है क्योंकि उन्हें शिक्षा के लिए सहायता मिल जाती है, लेकिन बाकी जो स्थितियां वो अपने ही समाज से कट जाते हैं। मैंने बताया सरगुजा में भी आज दो स्थितियां हैं, एक वो जो कन्वर्टेड हो चुके हैं और एक वो जो नहीं हैं, जो पीढ़ियों पहले हो चुके हैं, वो आज बड़े बड़े पदों पर हैं। तो वो फिर जब आदिवासी के नाम पर जाते हैं वहाँ गांव में और भाग लेना चाहते हैं कर्मा वगैरह में, तो वो लोग विरोध करते हैं कि आप हमारे इसमें शामिल नहीं हो सकते क्योंकि अब आप आदिवासी नहीं हैं। तो ये स्थितियाँ समाज में हैं, भले कोई खुलकर बोले ना बोले, पश्चाताप हो मन में हो, कह ना सके, लेकिन है ये। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस किताब में एक जगह पे जिक्र आता है ग्राहम स्टेन्स वाली घटना का। उस घटना के बाद में, उस घटना को हम सभी जानते भी हैं, लेकिन हम बीच बीच में बस्तर से भी कुछ समाचार सुनते हैं कि जनजातियों की भीड़ ने चर्च को तोड़ दिया, चर्च में तोड़ फोड़ हो गई। तो इस तरह की घटनाएं बीच बीच में हमें क्यों दिखाई देती? क्या इसके पीछे कोई सांस्कृतिक अतिक्रमण का रिटेलिएशन है, प्रशासन की कहीं पे लापरवाही है? क्या है इसका मूल कारण? क्या दिखाता है कि इस तरह की जो घटनाएं हमें, अभी हाल ही में हमने आमाबेड़ा में ये घटना देखी, तो इस तरह की घटनाएं हमें मतलब नियमित अंतराल में क्यों देखने को मिलती है? क्या है इसके पीछे का मूल कारण? दोनों हो सकते हैं, प्रशासन की कमी भी और लोगों का भी जो रिटेलिएशन है, दोनों कारण रहते हैं। ऐसा हमने सेंटिनल ट्राइब के साथ भी देखा कि वो अंडमान्स में गया था कन्वर्ट करने के लिए, उसको मार दिया। फरवरी 25 में हमने देखा था कि एक म्यांमार में भी एक प्रीस्ट को मार दिया गया था। तो एक रहता तो है कि मतलब कि जो आप उनकी आइडेंटिटी को बदलना चाहोगे, जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी रही आई है, तो कुछ ना कुछ रिटेलिएशन तो होता है। जहाँ तक प्रोस्टिलाइजेशन की बात है, प्रोस्टिलाइजेशन तो ठीक है, उनका है ही पार्ट ऑफ देयर रिलीजन। संजीव जी, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि इसी पुस्तक में वो जब एक बिशप स्वामी एक कैरेक्टर है, उससे जेम्स खाका बात करते हैं और बात करते करते बिशप स्वामी कहते हैं कि अभी दलित चेतना का समय आ रहा है, दलित जागृति का समय आ रहा है, तो हमें नए स्ट्रेटेजी बनानी होंगी। फिर हम उस कहानी के लगभग 30 साल बाद अभी 2026 में आते हैं। आमाबेड़ा कांकेर में एक घटना होती है, शव दफन को लेकर चर्च तोड़े जाते हैं,
कुछ शव दफन को लेकर विवाद होता है और इसमें पुलिस की रिपोर्ट में, मीडिया रिपोर्ट में एक घटना सामने आती है कि भीम आर्मी और क्रिश्चियन मिशनरी दोनों ने मिलकर इस पूरे घटना को अंजाम दिया। तो क्या वो 30 साल पहले जो एक काल्पनिक पात्र, सो कॉल्ड काल्पनिक पात्र, जिस स्ट्रेटेजी की बात करता है, क्या वो स्ट्रेटेजी आज 30 साल बाद हमें ज़मीन पर दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो जेम्स खाका और बिशप स्वामी के बीच में जो वार्ता है, वो पहले हम उसको बताएं कि वो क्या बात हुई दोनों में। लोग भूख से मर रहे थे और जेम्स खाका जो हैं वो बिशप स्वामी, जो सबसे बड़े पादरी होते हैं सबसे बड़े चर्च के, वो उनको कहते हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं और आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो बिशप स्वामी बोलते हैं हमारे पास सब है, बहुत चावल है, रोटी है, दवाइयाँ हैं, हमारे पास सब है, लेकिन हम, देखिए राजनीति की भी बात कर रहे हैं वो, लेकिन हम अभी नहीं देंगे उनको, मरने देंगे उनको, नहीं देंगे। वो कहते हैं कि सिस्टम को पहले फेल और होने दीजिए। ये जब तक हम पूरे सिस्टम को एक्सपोज नहीं कर दें, जब तक जो सरकार है, उनकी पार्टियां हैं, जब तक राजा हैं, जमींदार हैं, ये सबको हम जब तक एक्सपोज नहीं कर देंगे तब तक हम उन्हें कुछ नहीं देंगे। एक्सपोज करना उनका उद्देश्य। देखिए, यहाँ कन्वर्सन से अलग वो और कहाँ जा रहे हैं कि हम सबको एक्सपोज करना चाहते हैं, सबको ये पता लग जाए कि ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं और तब हम करेंगे, तब हम चावल देंगे उनको। तो वो बिशप स्वामी बोलते हैं कि ये जेम्स खाका बोलते हैं कि ये वही बिशप स्वामी हैं, विश्वास नहीं होता, जो हर रविवार को सुबह गिरजाघर में ये बोलते हैं कि मनुष्यों में प्रेम और क्षमा होनी चाहिए। ये क्या वही बिशप स्वामी? ये जेम्स खाका बोल रहे हैं। तो अभी जो आप प्रश्न किए उसका उत्तर खुद बिशप स्वामी दे रहे हैं कि सबको एक्सपोज करना चाहते हैं। यही राजनीति अभी भी चलती है और आपस में टकराव इसी बात को इसी लेकर। से मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि वो चाहते थे कि उस समय सिस्टम कोलैप्स हो जाए, फेल हो जाए, एक्सपोज हो जाए। हाँ। तो क्या बस्तर के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर बहुत अंदर अंदर के गांव में, अबूझमाड़ के अंदर के गांव में, ओरछा के अंदर के गांव, अंदर के गांव में स्कूल्स बने, विद्यालय बने, आंगनबाड़ी बने और उसे नक्सलियों ने तोड़ दिया। नक्सलियों ने तोड़ दिया। आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए, स्कूल में शिक्षक नहीं पहुंच पाए, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाए, लेकिन मिशनरी स्कूल पहुंच गया, प्रार्थना घर पहुंच गए, मिशनरी के डॉक्टर पहुंच गए। तो क्या वो जो कोलैप्स यहाँ पर इन्होंने, मिशनरी ने अकाल के माध्यम से किया, वहाँ पर क्या माओइस्ट और मिशनरी नेक्सस भी कुछ दिखता है बस्तर में कि सिस्टम कोलैप्स हो जाए फिर हम पहुँचेंगे? ये तो इनको अपना काम, जब मैं बताया कि बेल्जियम से वो 8 घर वाले घर में आए, कितने कष्ट में आए, वो ये रिस्क तो लेते हैं, बहुत बड़ा काम करने आ रहे हैं और इनको भेजा गया है। तो ये चाहे वो माओवादी हों, चाहे और कोई हो, कोई खतरा हो, इनको उससे मतलब नहीं है, सारे खतरे उतारने को तैयार हैं। नहीं, खतरे की बात नहीं कर रहा मैं, क्या बोला कि ऐसा शायद नहीं इनका है कोई कि ऐसा सहयोग नहीं लिया गया हो। नहीं, ऐसा कोई अवसर उन्होंने नहीं किया कि ऐसा हर जगह घुसते हैं, वो हर जगह जाएंगे, जहाँ चैलेंज हो वहाँ भी जाएंगे, नहीं है चैलेंज वहाँ भी जाएंगे, उनको हर जगह जाना है। माओवादी यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, सारे टूट गए हैं इसलिए वो जा रहे हैं, ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है। वो तो हर जगह जहाँ भी चैलेंज उनको करना है, वो बड़ा से बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं और चले जाते हैं। ठीक है, बिरबल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि संजीव जी ने कहा कि बड़े से बड़ा चैलेंज लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम बस्तर में देखते हैं, सरगुजा क्षेत्र में देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया और रील्स में भी हम सभी देख रहे हैं कि एक चमत्कार और चंगाई सभा की बात होती है। हम देखते हैं कि जनजाति समाज के बीच में जाकर किसी को वो बीमारी ठीक करने की बात होती है, किसी के पैर को ठीक करने की बात होती है, किसी के हाथ को ठीक करने की बात होती है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वो अपने आप को वो वहाँ पर जाके बताते हैं कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट के सोसाइटी से आते हैं, वो एक वैज्ञानिक धर्म से आते हैं।
वहीं जनजाति समाज को देखें तो आज अगर आप अंतागढ़ के अंदर गांव में जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे सांप ने काट लिया, तो वहाँ का लोकल जो जनजाति समाज है वो आपको बता देगा कौन सी जड़ी लेना है या कौन सी बूटी लेना है। तो ज़्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट जनजाति समाज के पास है या मिशनरी के पास है? और दूसरी बात, अंधविश्वास कौन फैला रहा है ज़मीन पर, और इस अंधविश्वास के माध्यम से कन्वर्जन का जो रैकेट है वो कैसे चल रहा है? आप क्या देखते हैं ज़मीन पर? इसमें जो बातें उनके द्वारा जो क्षेत्र में एक बातें, चाहे चंगाई सभा करना या फिर बाकी उसके लूले हैं वो चलने लग जाएंगे, अंधे हैं दिखने लग जाएंगे, ये तो निश्चित रूप से उनके द्वारा रचित एक ड्रामा ही है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसको पूरे भीड़ को और प्रभावित करने के लिए ही उस प्रकार का ये तंत्र का उपयोग किया जाता है। और इसके माध्यम से हो जाने के बाद भी हमारा भारत देश में रहने वाला जनजाति समाज उनके जन्म से मृत्यु तक के संस्कार, उनके तीज त्यौहार और सारे चंद्रमा की तिथि के अनुसार सारा पर्व त्यौहार, सारा सिस्टम मनाता है। जब धर्मांतरित होने के बाद देखता है कि मेरा सारा सिस्टम छूट गया, तो उसके कारण उसके सामने एक चुनौती खड़ा हो रहा है। आज इसलिए अनेक जगहों पर आप सब लोगों को भी मालूम होगा, कुनकुरी चर्च के द्वारा, आर्च बिशप के द्वारा ये फरमान जारी हो रहा है, हमें गॉड के रूप में, भगवान के रूप में यीशु मसीह को मानना है, लेकिन परंपरा हमको अपनी माननी है। और इसलिए मड़वा गाड़ कर शादी करना है और डीजे नहीं बजाना है, मंगल वाद्य बजाना है। इस प्रकार के यू टर्न की स्थिति में आ रहे हैं। कब? जब जो स्वधर्मी जनजाति समाज है वो अपने धर्म, संस्कृति और आस्था के साथ और बात करता है, तब वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं ठगा गए, हम अब कहाँ जाएंगे, हमारी पहचान तो मिट जाएगी। तो इस रूप में भी धर्मांतरित जनजाति समाज अपने आप को देख रहा है। दूसरी जो बातें आपने कहा कि उनके सामने जो दूसरी कौन सी बातें कही? साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक धर्म की बात करते तो जनजाति समाज ज़्यादा वैज्ञानिक है। वो जड़ी बूटियों का ज्ञान उसके पास ज़्यादा है, औषधियों का ज्ञान उसके पास ज़्यादा है, लेकिन मिशनरी उसे चमत्कार और चंगाई सभा दिखाते हैं। ये तो निश्चित रूप से हम सब लोग जानते हैं, आज भी जनजाति समाज के पास ये ज्ञान तो है। सभी प्रकार के जड़ी बूटियों का ज्ञान ये जनजाति समाज के पास ही है। ये तो केवल उसमें दिखावा करते हैं, इनके पास कोई ऐसा चमत्कार नहीं है जिसमें वो हमेशा के लिए हो जाए। इसलिए कुछ 2-4 पात्र उनके स्वयं के पात्र होते हैं और 2-4 लोगों को वो थोड़ा कुछ झाड़ फूक करके ये कर भी देते हैं, लेकिन उससे कोई स्थायी समाधान नहीं मिलता है। जनजाति समाज के पास सांप काट दिया तो उसका क्या जड़ी है वो भी उसको ज्ञान है, हाथ टूट गया, हड्डी टूट गया तो हड्डी जोड़ने का भी उसको ज्ञान है। तो जनजाति समाज की जो वैदिकीय संस्कृति है या सनातन संस्कृति है, वो जो वेदों की ऋचाओं पर जो बातें होती है उसका भी ज्ञान कहीं ना कहीं जनजाति समाज को है। लेकिन ये आज़ादी के, चाहे अंग्रेज़ों के कालखंड में जो जिस प्रकार की परिभाषा जनजाति समाज के साथ गढ़ी गई, उसके कारण ऐसा लगता है कि पढ़ा लिखा हो सकता है, काला अक्षर नहीं पहचानता होगा, लेकिन ज्ञान के मामले में, तंत्र मंत्र के मामले में, केवल तंत्र मंत्र ही नहीं तो तंत्र मंत्र के साथ में जो वैदिकीय ज्ञान है, जड़ी बूटी का जो ज्ञान है, वो जनजाति समाज के पास गहरा है और वो कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी उसको मानते हैं और भगवान और ईश्वर का दिया हुआ उस रूप में उसको पूजा पाठ करके ही वो करते हैं। आज हमारे कई वैद्य गुनिया होते हैं, उनको साक्षात जनजाति समाज देव से बात करते हैं। बस्तर में भी आप लोग देखते होंगे या जनजाति क्षेत्रों में भी वो कोई झाड़ फूक करने वाले नहीं होते हैं, लेकिन अपने इस सबल समाज को कल्याण के लिए जनजाति समाज सीधे देवता से बातचीत करता है और वो कहता है कि हमारे पूरे समाज, मानव मात्र नहीं तो सृष्टि जगत में जितने भी हैं उसका सबका कल्याण हो, इस प्रकार की देवी देवता से वो सीधे वो जो परंपरागत बैगा होते हैं, जो ग्राम के देवी देवताओं के साथ बात करते हैं, सिस्टम को चलाते हैं, तो इस प्रकार का ज्ञान तो है और ये ज्ञान कहीं ना कहीं वैदिकीय परंपरा में है, ऐसा मैं मानता हूँ इसको। उर्मिला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी बिरबल जी ने यू टर्न की बात कही और यू टर्न हम प्रदेश के लगभग सभी हिस्से में देख रहे हैं। यू टर्न का मतलब घर वापसी का। तो ये घर वापसी क्यों आवश्यक है? आपको क्यों लगता है कि घर वापसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
क्यों ये आवश्यक है, क्यों ये किया जा रहा है, इसके होने या नहीं होने से क्या अंतर आता है? दरअसल ये घर वापसी आदिवासी अंचल के लिए कहा जा रहा है, जो कन्वर्टेड हो गए उनके लिए कहा जा रहा है। मैं कहूँगी हम सबके लिए घर वापसी ज़रूरी है। हमने धर्म ज़रूर नहीं बदला, लेकिन हमने अपनी संस्कृति बदल ली है। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन सब कुछ बदल गया है। तो हमें अपनी जड़ों से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। और जो जहाँ कन्वर्जन हुआ है वहाँ तो और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। जबकि हमारे पास एक विरासत है, संस्कृति की एक ऐसी विरासत है जो कि बहुत समृद्ध है। जैसे कि अभी जड़ी बूटियों की बात हो रही थी, आयुर्वेद हमारा बहुत समृद्ध था। हमारे धर्म ग्रंथ, धर्म के नाम पर जिनको नकार दिया गया, हमारे धर्म ग्रंथ सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं थे, उसमें समाज था, उसमें राजनीति थी, उसमें परिवार था, सब कुछ उसमें समाहित था। तो हमें लौटने की आवश्यकता है, और जब हम लौटेंगे तभी हम अपनी पहचान बना पाएंगे। तो ये जो घर वापसी की बात चल रही है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनने अपनी पहचान खो दी है, जिनका सब कुछ छिन गया है, परिचय, नाम तक चला गया है, और कहाँ तक की बात करें। मेरी एक कहानी है, फूल कुंवर तुम जागती रहना, बस्तर पर है। उसमें ब्रह्मदत्त नाम के जो समाज सेवी हैं, वो उससे कहते हैं कि फूल कुंवर क्या बदल गया, तुम्हारा राजा पहले था, आज वही तुम्हारा मंत्री बन गया है। तुमने अपना धर्म बदल लिया, तुम्हारा नाम बदल गया है, लेकिन आज भी तुम माड़ ही खाती हो, तुम्हारे पास भोजन के लिए और कुछ नहीं है। तो बदला क्या है? कुछ भी नहीं बदला है। तो ये चीज़ें जो है परेशान करती हैं, और अपनी जड़ों से कट के रहना बहुत मुश्किल होता है, अपनी पहचान खो देना होता है। तो घर वापसी तो बहुत ज़रूरी है, और हम अपनी संस्कृति से कट चुके हैं, हमें अपनी संस्कृति से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। एक अंतिम प्रश्न मैं भी सभी वक्ताओं से लेना चाहूँगा, उसका उत्तर कि ये जो पुस्तक है काला पादरी, चूँकि हम इसके आधार पर ही पूरी चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये पुस्तक अपने सामाजिक सांस्कृतिक जो पहलू है उसको, उसके जो सभी आयाम हैं, क्या उसे सही तरह से पेश करने में सफल होती है? ये क्या हमें दिखाने का प्रयास करती है? और आज की राजनीति या आज के छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ये कितनी रेलेवेंस है इसका, इस उपन्यास का, इस पुस्तक का? मैं अपने सभी वक्ताओं से एक छोटा ब्रीफ में आंसर इसे चाहूँगा, ये अंतिम प्रश्न का। जी, आपसे ही शुरू कर लेते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस तो एक काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है, और ना क्या था, एक बार फिर से इसका रेलेवेंस, हाँ, इस पुस्तक का। हाँ, पुस्तक का तो वही है, मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस का तो एक मतलब कि है प्रॉब्लम, अभी बताया भी आपने, तो उस हिसाब से हम देखते भी हैं। और रेलेवेंस है, मतलब कि अगर आप ये नहीं कहें कि मतलब कि वृहद समाज का सत्य है, तो किसी का तो सत्य है, ऐसा भी तो उसको पूर्ण तरीके से तो आप नकार भी नहीं सकते हैं। तो उस हिसाब से है, रेलेवेंट है। तेजेंद्र जी अपने इस उपन्यास में अपनी बात कहने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। वो हमेशा, उनके बारे में मैं बताऊं, हमारे मित्र और भाई थे वो, और जहाँ वो रहे, चेन्नई में रहे तो वहाँ एक उपन्यास लिखा, तो वहाँ का पूरा रिसर्च करके वो लिखते हैं। यहाँ रहे तो यहाँ पूरा रिसर्च करके उन्होंने सब फैक्ट्स का पता लगाया, पूरा पता लगाया, वस्तु स्थिति को सामने लाने में पूरी तरह से सफल हुए। अब आपके ऊपर है कि आप उसको पढ़ के अपना विचार करिए। वो कोई कंक्लूज़न नहीं दे रहे हैं, वस्तु स्थिति बता रहे हैं, सारी बातें बता रहे हैं, आपस की जो बातचीत है वो बता रहे हैं, कहाँ गड़बड़ है ये बता रहे हैं, सारी चीज़ आपको बता रहे हैं, कंक्लूज़न आप निकालिए, ये वो कहते हैं। इसके माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी समाज के जागृत लोगों का उत्तरदायित्व है कि हम अपने समाज का, अपने
सभी वर्ग का, और हम प्रबोधन करें इसको आधार लेकर के। यही आज की आवश्यकता है, क्योंकि जागृत समाज ही अपने भारत का, अपने समाज का और आईना दिखा सकता है। यही इस उपन्यास से हमको शिक्षा मिलती है। मैं मानती हूँ काला पादरी आज भी प्रासंगिक है। आप अंबिकापुर शहर को मत देखिए, आप अंबिकापुर के अंदर घने जंगलों में चले जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ आज भी ऐसी स्थितियाँ कमोबेश, आज समय बहुत बदल गया है, 30 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी स्थितियाँ हैं। तो यह प्रासंगिक है, और इसकी प्रासंगिकता हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि ये कोई अच्छी स्थितियाँ नहीं हैं। इन स्थितियों को बदलना चाहिए, और बदलाव अपने बीच से ही आता है, कोई ऊपर से उठ करके नहीं आता, कोई जादू की छड़ी लेकर के नहीं आता। अपने बीच व्यक्ति बदलना चाहे, समाज बदलना चाहे, तभी होता है। तो मैं चाहती हूँ कि उस समाज के लोग ही इस परिवर्तन को स्वीकारें और अपनी ओर से प्रयास करें, तो स्थितियाँ बदलेंगी। जी, सभी वक्ताओं का बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से चीज़ों को इन्होंने सभी ने बताया धर्मांतरण पर, तो जैसा कि ये काला पादरी जो उपन्यास है, ये सिर्फ एक साहित्यिक कृति नहीं है, ये वर्तमान में समाज को और समाज के अंदर चल रहे बदलावों को समझने का एक माध्यम है। और जैसा कि उर्मिला जी ने कहा, उसका जो रेलेवेंस है, वो प्रासंगिकता है, वो अभी भी होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने एक और चीज़ कही कि वो जो घर वापसी है वो हम सभी को करनी चाहिए, हम सभी की होनी चाहिए, और वो सांस्कृतिक रूप से होनी चाहिए। तो इसी को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जी, एक माइक। धर्मांतरण के मूल कारण में जाइए, आप बताइए। आप में से कोई भी आंसर आप देंगे आंसर? धर्मांतरण क्यों हो रहा है, वापसी क्यों हो रहा है, इस संबंध में आप बताइए। देखिए, धर्मांतरण की मूल समस्या तो अशिक्षा और गरीबी थी। अशिक्षा के कारण व्यक्ति समझ नहीं पाता। हम लोगों का तो धर्मांतरण नहीं हुआ, जहाँ पीढ़ियों से अशिक्षा थी, जहाँ वहाँ बताया गया कि हम तुमको एक बेहतर समाज देंगे, हम तुमको एक बेहतर जीवन देंगे। तो उस बेहतर जीवन की तलाश में धर्मांतरण हुआ, और आज भी हो रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी हो रहा है। जैसा कि आपने बताया कि अब आर्थिक सहायता दी जा रही है, पैसे दिए जा रहे हैं, तो ये पहले भी था। लालच दे करके धर्मांतरण कराया जाता रहा है, और अभी भी हो रहा है। और जब तक शिक्षा नहीं आएगी, जब तक हम अपने प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक शायद ये चलता रहेगा। धर्मांतरण की जो समस्या है, हमारी जाति व्यवस्था है मूल कारण। मैं इस पे एक टिप्पणी करना चाहूँगा। जैसे हो सकता है संभवतः आपकी बात एक परिप्रेक्ष्य में सही हो, एक स्थान पर सही हो, लेकिन जब हम बस्तर की जगह को हम देखते हैं, तो बस्तर में जब हम जाकर देखते हैं, तो वहाँ पे जब हम अबूझमाड़ के अंदर जाकर देखते हैं, तो वहाँ तो एक ही जाति समाज है। किसी भी गांव में कोई अन्य जातियाँ तो है ही नहीं, वो जनजाति समाज के भीतर की ही जातियाँ हैं। तो वहाँ पर तो कोई जाति समाज का ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं। जब हम सोनपुर जाकर देखते हैं, एड़का जाकर देखते हैं, घुमिया बेड़ा जहाँ पे 90% ईसाई हो गए, तो वहाँ तो कोई जाति व्यवस्था दिखाई नहीं देती। तो हो सकता है कि शहरी क्षेत्रों में जाति व्यवस्था की बात हो सकती है, पर्टिकुलर किसी जगह पर हो सकती है, लेकिन इन जनरल मुझे नहीं लगता कि 100% क्षेत्र में जाति व्यवस्था कोई इसका एक कारण हो सकता है या मूल कारण हो सकता है। काला पादरी में तेजेंद्र जी ने एक जगह ये भी लिखा है कि इनके पास ईश्वर नहीं था, ये एक प्रमुख कारण था। ईश्वर नहीं था, वो ईश्वर को नहीं मानते थे। वो पेड़ पौधे, प्रकृति, जो नदी, पहाड़, सूर्य, पृथ्वी, इसको मानते थे। सरना धर्म था, ईश्वर नहीं था इनके पास। ये सबसे बड़ा उनका कारण था। नहीं तो एक ईश्वर का इमेज को खत्म करना उनके लिए कठिन हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी माननीय वरिष्ठ साहित्यकारों का, एवं हमारे सूत्रधार शुभम जी के लिए जोरदार तालियां।
बहुत ही सफल संचालन एक सूत्रधार के रूप में आपका रहा और बहुत ही सार्थक परिचर्चा हेतु एक बार पुनः जोरदार तालियां हमारे सारे वरिष्ठ अतिथियों के लिए। जैसा कि प्रारंभ में प्रदीप जी ने कहा कि उनकी ही बातों से, तेजिंदर गगन जी की बातों से उन्होंने जो शुरुआत की कि भले ही पात्र काल्पनिक हो पर सत्य के आसपास है। उन्होंने फादर मैथ्यू जी डीवी मैगजीन के बारे में बताया कि तंत्र मंत्र जो है किसी एक व्यक्ति विशेष की ना होकर के अलग अलग जो जाति समुदाय हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। बिरबल जी ने जो बातें कही कि वर्तमान में युवाओं को जो है आर्थिक लाभ जो है प्रदान किया जा रहा है, जुस्वा जैसे जो प्रोजेक्ट हैं उन पर जो है अनेक सारे कार्य उसे लेकर के किया जा रहा है। उर्मिला मैम ने बताया कि इसका जो कारण है वो भुखमरी, गरीबी, आर्थिक शोषण, धर्मांतरण, इस पर जो है हमारा काला पादरी उपन्यास जो है आधारित है। और फादर मैथ्यू की जो बातें कथन उन्होंने कही कि अब हमारा संबंध भूखे लोगों से नहीं है बल्कि उनसे है जो हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं। संजीव सर जी ने बताया कि ये 20 वर्ष पूर्व की कहानी है और बहुत सारी बातें इसमें जो है स्वतंत्रता पूर्व के बारे में भी बताई गई है। और रमेश अनुपम जी, चूँकि मैं नाम भी इसलिए ले दे रही हूँ क्योंकि पीएचडी के मेरे को गाइड रहे हैं डॉक्टर रमेश अनुपम सर, उनके साथ जाकर के सर प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों से मिल करके जो अनुभव किया है, उनसे उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभव उन्होंने लिया उनको यहाँ पर साझा करते हुए सभी ने अपनी बात रखी। एक बार जोरदार तालियां मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ जनों के लिए। और अब हम कार्यक्रम के हमारे समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जैसा कि हमारी ये परंपरा रही है कि जो भी हमारे अतिथिगण आते हैं हम उन्हें प्रतीक चिन्ह प्रदान करते हैं जिससे आने वाले समय में वे इस सार्थक कार्यक्रम को पुनः याद करें और स्मृति पटल पर आज के इस कार्यक्रम को अंकित करके ले करके जाए। सर्वप्रथम हमारे बीच में डॉक्टर उर्मिला शुक्ल मैम जी उपस्थित है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री हीरालाल देवांगन जी को, संयुक्त संचालक जनसंपर्क विभाग से, कि आप आए और मैम को प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। हमारे बीच में श्री बिरबल जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कोरबा से आए हुए हैं। मैं पुनः श्री हीरालाल देवांगन जी से निवेदन करूंगी कि सर को प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। श्री बिरबल जी। हमारे बीच में भूलंद कांदा उपन्यास, जिस पर भूलंद मेज फिल्म बनी, छत्तीसगढ़ को जी ने छत्तीसगढ़ फिल्म को जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, संजीव बख्शी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम पुनः हीरालाल देवांगन जी से निवेदन करेंगे कि सर को प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। हमारे बीच में श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी लेखक हैं, 3 से अधिक किताबें उनकी अब प्रकाशित हो चुकी है। पुनः हम हीरालाल देवांगन जी से निवेदन करेंगे कि सर को प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। और आज के इस तृतीय सत्र के कार्यक्रम का जिन्होंने संचालन किया, हमारे सूत्रधार श्री शुभम उपाध्याय जी, पत्रकार हैं, ग्राउंड लेवल पर नक्सल क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्हें प्रतीक चिन्ह प्रदान करने हेतु मैं पुनः सर को आमंत्रित करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम की मंच संचालिका डॉक्टर शुभा मिश्रा, आप सभी जितने भी श्रोता दर्शक हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आप सभी का हृदय से आभार। हमारे इस सत्र को सफल बनाने के लिए मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का एवं सूत्रधार का हृदय से आभार। और मैं डॉक्टर शुभा मिश्रा आज के इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।